गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एकलव पीसीएस। स्वागत है आप सभी का एकलव पीसीएस में। और आज हम चर्चा करेंगे 28 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल आपको इस सेशन में मिलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव पीसीएस को सर्च कीजिए, वहाँ ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए दुनिया की पहली वैद्युतीकरण रेल सुरंग किस कॉरिडोर में चालू हो रही है? तो अभी देखिए क्या हो रहा है। रेलवेज़ ने, देखिए रेलवेज़ की जो इनकम है सबसे ज़्यादा वो है मालगाड़ियों से, ठीक है, जो फ्रेट ट्रेन है उनसे है, क्योंकि यात्री गाड़ियों से रेलवे की इतनी कमाई नहीं है। रेलवे की मुख्य कमाई है मालगाड़ियों से। अब समस्या ये है कि मालगाड़ियाँ जो हैं उनके लिए कोई अलग से ट्रैक तो होता नहीं है, वो उसी ट्रैक पर चलती हैं जिस पर सवारी गाड़ी चल रही हैं, मेल एक्सप्रेस ट्रेन चल रही हैं। तो अब समस्या ये आती है कि जब भी कोई एक्सप्रेस ट्रेन या मालगाड़ी के बीच कोई मतलब अगर निकालने की बात हो कि किसको पहले निकाला जाएगा, तो पहले जो है सवारी गाड़ी को निकाला जाता है, पैसेंजर ट्रेन को निकाला जाता है, मालगाड़ी को रोक दिया जाता है। अब होता ये है कि मालगाड़ी को जगह जगह रोक के जाने से, अब आपने देखा होगा मालगाड़ी घंटों खड़ी रहती है किसी स्टेशन पे, तो होता ये है कि जो माल जहाँ पर पहुँचना चाहिए वो वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग जो है मालगाड़ी से अपने माल को मंगाना पसंद नहीं करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने तकरीबन इस न्यूज़ को 1 साल करीब हो गया, तब मैंने पढ़ा था कि एक व्यापारी ने कोई जो है माल मंगाया था और वो उसके पास जो है 2, 3, 4 साल बाद पहुँचा। अब ऐसी भी घटनाएँ होती हैं यहाँ पे। तो ऐसे में रेलवे ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने फ्रेट कॉरिडोर बना दिए हैं। फ्रेट कॉरिडोर जो स्पेशली जो है मालगाड़ियों के लिए ही होंगे और उन पर मालगाड़ियाँ ही चलेंगी, सवारी गाड़ी का उनसे कोई लेना देना नहीं होगा। तो उसी की दिशा में है ये, उसी को हम बोलते हैं फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। अब फ्रेट कॉरिडोर में जो ट्रेन चलेंगी वो डबल स्टैक कंटेनर वाली चलेंगी। अभी जो ट्रेन है वो सिंगल स्टैक कंटेनर चलती हैं। आपने कंटेनर तो देखे होंगे, बड़े बड़े बॉक्स होते हैं रेलवेज़ में, ट्रक पे भी रख के जाते हैं सिंगल सिंगल करके, लेकिन रेलवे में एक साथ जाते हैं बड़े बड़े बॉक्स। तो अब डबल स्टैक जो है कंटेनर वहाँ चलेगा, और इसके लिए रेलवेज़ ने दुनिया का पहला वैद्युतीकरण रेल सुरंग जो है बना दिया है। अब प्रश्न है कहाँ बनाया है? ऑप्शन है पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उत्तरी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर या दक्षिणी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न DFC। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दुनिया की पहली वैद्युतीकृत रेल सुरंग में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और शायद आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले जो है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में ही दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन जो है, सबसे लंबी मालगाड़ी जिसे हम शेषनाग कहकर जो हमारे रेल मंत्री जी हैं उन्होंने पुकारा था, तो वो भी फ्रेट कॉरिडोर पर ही चली थी। आप देख सकते हैं, डबल स्टैक कंटेनर चलाने के लिए पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में दुनिया की पहली वैद्युतीकृत रेल सुरंग चालू होगी। यह सुरंग अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच 2500 से 500 मिलियन साल पुरानी प्रोटोजोरोइक चट्टानों को तोड़कर बनाई जा रही है। यह सुरंग मेवात और गुरुग्राम जिले को जोड़ती है। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में, ये सवाल रेलवेज के लिए, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश की टीम ने 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं? भारत और कौन सा देश जो है मिलकर के 30 सेकंड में कोविड-19 टेस्ट का परिणाम देने वाली रैपिड टेस्टिंग किट पर काम कर रहे हैं? कौन देश मिलकर? भारत और, ऑप्शन है आपके पास भारत के साथ कौन कौन काम कर रहा है। ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या इजराइल। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका इजराइल। भारत और इजराइल की टीम 30 सेकंड में कोविड-19 का परिणाम देने वाले रैपिड टेस्टिंग किट पर कार्य कर रहे हैं, जिसकी जानकारी हाल ही में इजरायली दूतावास ने दी है। साथ ही आने वाले समय में इजराइल के विदेश, रक्षा तथा स्वास्थ्य मंत्रालयों के नेतृत्व में भारत इजराइल एंटी कोविड-19 कोऑपरेशन शुरू करेंगे या शुरू किया है। ठीक है,
तो इजराइल के साथ मिलकर जो है हम इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एमवे इंडिया ने आने वाले कितने साल में भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करने की घोषणा की है? एमवे इंडिया ने। ऑप्शन 2 सालों में, 4 सालों में, 6 सालों में या 8 सालों में। तो एमवे इंडिया आने वाले 2 सालों में भारत में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगा। ध्यान रखिएगा, एमवे इंडिया। एमवे क्या है? एमवे एक ऐसी कंपनी है जो बहुत सारे हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट हैं उन्हें बनाती है, जैसे कार वॉश हो गया, साबुन, शैम्पू, ठीक है, इत्यादि चीज़ें जो है एमवे इंडिया बनाती है। आप व्याख्या में देख सकते हो। एमवे इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ अंशु बुद्धि राजा ने कहा है कि एमवे इंडिया आने वाले 2 साल में मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमेशन और डिजिटल पहल को मजबूत करने के लिए भारत में 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निवेश करेगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण, काफ़ी चर्चा में रहा और आपको पता होना चाहिए, ये एग्ज़ाम में बिल्कुल आपसे पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा इस सवाल को, ये पूछा जाएगा या इससे जुड़ा कोई और भी सवाल हो सकता है, इस मस्जिद से जुड़ा हो सकता है, संग्रहालय से जुड़ा हो सकता है, तो वो हम देखेंगे मस्जिद संग्रहालय का क्या चक्कर है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया में हज़ारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया? देखिए ये सवाल हम एक बार और भी डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ मैंने बताया था कि तुर्की में किस संग्रहालय को मस्जिद में चेंज कर दिया है, तब ये सवाल हमने पढ़ा था, फिर से आ गया है। तो किस देश के राष्ट्रपति ने हागिया सोफिया में हज़ारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया? कहाँ पर है ये हागिया सोफिया मस्जिद? तो ये मस्जिद है विद्यार्थियों तुर्की में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये मस्जिद कहाँ पर है? ये तुर्की में है। और ये पहले क्या था? एक संग्रहालय था। मैं इस बात को, इस सवाल को पहले डिस्कस कर चुका हूँ, जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें ये पता होगा। तो ये पहले एक संग्रहालय था, एक म्यूज़ियम था, और इस म्यूज़ियम को चेंज कर दिया मस्जिद में। ठीक है, तुर्की के राष्ट्रपति ने। अब आप देख सकते हो तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, ठीक है, एर्दोगन, ये एर्दोगन नाम याद रखिएगा, यही तुर्की के राष्ट्रपति हैं। तो तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने हागिया सोफिया में हज़ारों मुस्लिम प्रार्थनाओं का नेतृत्व किया। गौरतलब है पिछले 86 सालों में पहली बार हागिया सोफिया को मुस्लिम प्रार्थना के लिए खोला गया है। ये पहले क्या था? एक संग्रहालय था, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो उस संग्रहालय को चेंज कर दिया गया विद्यार्थियों एक मस्जिद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों, ध्यान रखिएगा। ये भी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत से फ्रांस के लिए कितने राफेल जेट रवाना हुए हैं? तो राफेल डील के बारे में हम सबको पता है। राफेल विमान हम खरीद रहे हैं फ्रांस से, और इसकी पहली खेप हमारे यहाँ आ जाएगी 29 तारीख को, यानी कल। तो फ्रांस से कितने जहाज़ जो है रवाना हुए हैं भारत के लिए? तो इसका सही जवाब है 5। 5 राफेल विमान जो हैं वो फ्रांस से रवाना हो चुके हैं। भारतीय पायलट इनको उड़ा करके ला रहे हैं, और तकरीबन ये 6500 किलोमीटर की दूरी तय करके इंडिया में आएंगे। ठीक, तो ये है राफेल फाइटर जेट, काफ़ी एडवांस फाइटर जेट हैं, आप देख सकते हो। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 फाइटर राफेल जेट फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को रवाना हो गए हैं। इन 5 फाइटर प्लेन को भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। ये 5 राफेल विमान 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंच जाएंगे, यानी कल जो है ये भारत पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ऑफिशियली भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने निम्न में से किस संस्थान के साथ मिलकर चितकबरी कोयल के प्रवास का अध्ययन शुरू किया है? ऑप्शन है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, DRDO या ICSC बैंगलोर। सही जवाब है इसका भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान, इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, इसे हम कहते हैं। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान को अंग्रेजी में कहा जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। ठीक है, आप देख सकते हैं। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान के साथ मिलकर चितकबरी कोयल के प्रवास का अध्ययन शुरू किया है।
इसके साथ ही भारत सरकार का जैव प्रौद्योगिकी विभाग भी इस अध्ययन में शामिल है और ये सब लोग मिलकर के काली चितकबरी कोयल के प्रवास का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 27 जुलाई को पूरे भारत में किसका स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस, महिला आयोग स्थापना दिवस, नीति आयोग स्थापना दिवस या निर्वाचन आयोग स्थापना दिवस। सही जवाब है इसका सीआरपीएफ स्थापना दिवस। ये सीआरपीएफ है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स। तो सीआरपीएफ की स्थापना दिवस को हम मनाते हैं विद्यार्थियों 27 जुलाई को। अब देख सकते हैं सीआरपीएफ का गठन जान लीजिए। सीआरपीएफ का गठन हुआ था 1939 में, 1939 में शाही प्रतिनिधि पुलिस। 1939 में जब अंग्रेजों ने इसका गठन किया था तब इसे शाही प्रतिनिधि पुलिस के रूप में जाना जाता था। चलिए देखें आगे, अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 8। covid19india.org के अनुसार भारत के किस राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस स्टेट में अब तक कोरोना के मामले इतने ज़्यादा गंभीर नहीं थे, बट अब यहाँ पहली मौत हो चुकी है। ऑप्शन है गोवा, कर्नाटक, सिक्किम या पश्चिम बंगाल। सही जवाब है विद्यार्थियों इसका सिक्किम। covid19india.org के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य में हाल ही में कोरोना वायरस से पहली मौत हुई है। वेबसाइट के अनुसार एक दिन में भारत में रिकॉर्ड 33,326 लोग ठीक हुए हैं, जबकि 100 साल की बुजुर्ग पी मंगम्मा ने भी कोरोना को मात दे दी है और सिक्किम में पहली मौत हो गई है कोरोना की वजह से। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में इसका प्रभाव अब तक इतना नहीं था। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने सबसे सस्ती 400 रुपये की कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है? ऑप्शन: आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कोलकाता, आईआईटी चेन्नई। सही जवाब है इसका आईआईटी खड़गपुर। भारत के आईआईटी खड़गपुर ने सबसे सस्ती कोरोना टेस्टिंग डिवाइस बनाने की घोषणा की है। इस अल्ट्रा लो कॉस्ट पोर्टेबल डिवाइस के जरिए कोरोना की जांच की कीमत सिर्फ 400 रुपये आएगी और 1 घंटे के अंदर टेस्ट रिपोर्ट मिल जाएगी। तो काफ़ी प्रयास चल रहा है। आपने देखा भारत और इजराइल मिलकर जो है 30 सेकंड वाली किट बना रहे हैं, आईआईटी खड़गपुर 1 घंटे वाली बना रहा है। लेकिन बन जाए अच्छे से और सब कुछ अच्छा हो जाए, कुल मिला के ये महामारी ख़त्म हो और हम सब लोग अपने काम पे वापस लौटें। अभी सब लोग घर में ही बंद हैं, तो ये भी एक प्रकार का टॉर्चर ही है कि इतना समय हो गया हम सब लोग घर में बंद हैं, बाहर नहीं जा सकते, कहीं घूमने नहीं जा सकते, कुछ काम नहीं कर सकते। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो समस्या सबके साथ। चलिए आज के लिए अंतिम प्रश्न। ये सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। इसको आप ज़रूर से नोट कर लें अगर आप अपना 1 नंबर पक्का करना चाहते हैं करंट अफेयर में। तो चर्चा में रहा येलो फ्रॉग IUCN की रेड लिस्ट में किस कैटेगरी में शामिल है? तो IUCN क्या है विद्यार्थियों, पहले आप ये जानो। IUCN है विद्यार्थियों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। और IUCN ही विद्यार्थियों जारी करता है रेड डाटा बुक, शायद आपने इसका नाम सुना होगा। ठीक है, IUCN ही जारी करता है रेड डाटा बुक और ये 1963 से ही रेड डाटा बुक जारी कर रहा है IUCN। और ये क्या करता है, ये विभिन्न स्तरों पर पौधों की तथा पशुओं की जो संरक्षण स्थिति है उसको दर्शाता है। अब जो IUCN की रेड डाटा सूची है उसमें कुल 9 श्रेणियां होती हैं, 9। ठीक है, 9 श्रेणियां होती हैं। अब उन 9 श्रेणियों में से जो येलो फ्रॉग है वो किस कैटेगरी में शामिल है, ये प्रश्न है। ऑप्शन: लीस्ट कंसर्न यानी संकट मुक्त, फिर है इंडेंजर्ड यानी संकटग्रस्त, तीसरा है वल्नरेबल यानी असुरक्षित, और चौथा है क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी घोर संकटग्रस्त। ये है
इस तरीके से 5 और भी हैं, जैसे विलुप्त है, वन विलुप्त है, ठीक है ना, संकट निकट है, आंकड़ों का अभाव है, अनाकलित है, नॉन एवेल्युएटेड, इस तरीके से टोटल 9 हैं इसमें। हम इसको पढ़ लेंगे ज्योग्राफी में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इनमें से येलो फ्रॉग किसमें शामिल है? तो इसमें से येलो फ्रॉग जो है लीस्ट कंसर्न में शामिल है, यानी संकट मुक्त श्रेणी में ये आता है, ध्यान रखना। आप देख सकते हैं येलो फ्रॉग IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में शामिल है। यह दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे घरेलू मेढकों में से एक है। इसके अलावा यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाला सबसे बड़ा मेढक है। इसका अवैध रूप से शिकार किया जाता है और देश के कई हिस्सों में खाने के रूप में भी ये परोसा जाता है, इसलिए ये जो है अब रेड डाटा बुक में आ गया है। देखिए ये समझना यहाँ पर ज़रूरी है कि अभी ये लीस्ट कंसर्न है, यानी संकट मुक्त श्रेणी में। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बस इसको मार के खाते जाओ। रेड डाटा बुक में आने का मतलब ही ये है कि अब ये प्रजाति जो है धरती से लगातार कम हो रही है, तभी रेड डाटा बुक में आती है। ये भी समझने वाली बात है। लीस्ट कंसर्न का मतलब यहाँ आप ये बिल्कुल मत लगाइएगा कि संकट मुक्त कह दिया सर ने तो अब तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, जहाँ मिले वहाँ इसको मारो या खा जाओ, पकड़ के लोग खा जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जीव या कोई पौधा रेड डाटा बुक में आ रहा है तो इसका मतलब सीधा सा यही है कि वह संकटग्रस्त है, उसके अस्तित्व पर संकट है, तभी वो रेड डाटा बुक में उसे लिया गया है। तो ये बात समझने वाली है विद्यार्थियों, तो ध्यान रखिएगा। येलो फ्रॉग IUCN की लीस्ट कंसर्न श्रेणी में आता है, संकट मुक्त श्रेणी में आता है। तो विद्यार्थियों ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे 28 जुलाई 2020 से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी विद्यार्थियों। तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।